हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो लूप डाययूरेटिक्स। तो लूप डाययूरेटिक्स में इसका और भी कुछ देखते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह। अब ये क्या है कि ये क्लास मेडिकेशन है जो कि डाययूरेसिस काज करने के लिए इस्तेमाल किया। डाययूरेसिस क्या करते हैं कि हमारी जो यूरिन की एक्सक्रीशन है उसकी इंक्रीज, उसका बहुत ज़्यादा उसका इंक्रीज हो जाना, इसको कहते हैं डाययूरेसिस। तो इंक्रीज एक्सक्रीशन और यूरिन इधर लिखा हुआ भी है। तो ये क्या है कि ये हमारे लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्ट करते हैं। लूप ऑफ हेनले की आपको यहाँ पर ऊपर उसकी पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। तो इन हमारी नेफ्रॉन के अंदर ये लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्ट करते हैं। और इसके अलावा क्या है कि क्रूशियल पार्ट ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन, हमारी जो किडनी का फिल्ट्रेशन है, मतलब हमारी किडनी फिल्ट्रेशन का एक बहुत ज़्यादा अहम पार्ट है ये नेफ्रॉन। उसके अलावा लूप डाययूरेटिक्स प्ले द की रोल इन मैनेजिंग कंडीशंस। अच्छा, एसोसिएटेड विद फ्लूइड, मतलब ये हमारे हार्ट, अब ये जो लूप डाययूरेटिक्स हमारे हार्ट फेलियर, उसके रेनल डिसफंक्शन और हाइपरटेंशन वगैरह के मतलब रिलेटेड बीमारियाँ जो हैं उनको कंट्रोल करने में बड़ा काम करती हैं। इसके बाद इसका मैकेनिज्म एक्शन है, क्या करते हैं कि ये सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन, इन तीनों के को ट्रांसपोर्टर को क्या करते हैं कि इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें जो मेडिसिन आती है उसमें एक तो फ्लोसमाइड आ जाती है, उसके बाद टॉर्सिमाइड आ जाती है, ब्यूटानाइड आ जाती है, और इसके अलावा एक और भी मेडिसिन है, वो है जी एथाक्राइनिक एसिड। ठीक है। वर्क बाय इनहिबिटिंग सोडियम, अच्छा, को ट्रांसपोर्टर इन द थिक स्टैंडिंग लूप। हमारे जो थिक स्टैंडिंग लूप फैले हैं उसमें ये क्या करते हैं कि ये सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन, इन तीनों के को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि दिस ब्लॉक्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम जो है इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो यूरिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स हो जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स इसका सबसे पहले तो ऑनसेट ऑफ एक्शन है कि ये इनको ऑनसेट ऑफ एक्शन जहाँ इनका जो एक्शन है जो इनको लिया जाता है, उसके बाद इनका जो एक्शन है ये बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी इनका ये अपना इफेक्ट शो कर देती हैं जब इनको इंटरवीनियसली लिया जाए, मतलब जब इनको वेंस के जरिए बॉडी में इंसर्ट किया जाए। तो उसके अलावा है बायोअवेलेबिलिटी बैरियर्स। अच्छा, ये मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो डाययूरेटिक्स हैं इनका जो आप कह सकते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी है हमारी बॉडी को, ये मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये अच्छी होती है, मतलब कि बहुत बुरी नहीं होती बायोअवेलेबिलिटी। इसके अलावा इनका आता है जी कुछ मेटाबॉलिज्म। अब ये हिपैटिक मेटाबॉलिज्म करवाती हैं। हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को हम पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद है जी एक्सक्रीशन। तो ये इनकी एक्सक्रीशन जो है ये मेनली किडनीज़ के जरिए होती है। हमारी जो किडनीज़ है उनके जरिए इनकी एक्सक्रीशन होती है असल में। तो मतलब इसका मतलब यही हुआ कि ये हमारी यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाती है। इसके बाद इनकी फार्माकोडायनेमिक्स है। तो पोटेंट डाययूरेसिस, अब इसमें क्या है कि लूप डाययूरेटिक्स जो हैं ये क्या करते हैं कि ये डाययूरेसिस को प्रमोट करते हैं, मतलब कि अब हमारे जो वाटर, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम और जो कैल्शियम है उसकी एक्सक्रीशन को ये ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यूरिन भी ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं। इसके बाद इसके लिए इसके क्लिनिकल यूजेज हैं, मतलब इसको क्लिनिकली कहाँ का यूज़ किया जाता है, तो एडिमा में एक तो इसको यूज़ किया जाता है। तो एडिमा क्या है कि एडिमा में इसको यूज़ किया जाता है। एडिमा की मैं पहले भी बता चुका है कि इसमें क्या होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं उसमें उसमें कुछ स्पेसेस होते हैं, उनके दरमियान कुछ फ्लूइड्स जमा हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है हमारी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में, जैसे लिवर में, किडनीज में और भी बहुत से पार्ट्स में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। तो इसके मतलब कि कॉमनली यूज्ड इन, हम डिस्कस कर रहे थे जी एडिमा को। एडिमा में क्या होता है, एडिमा में मतलब हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है इसकी वजह से, और मतलब कि होती क्यों है। अच्छा, इसकी वजह से मतलब हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और लिवर सिरोसिस हो सकती है, रेनल डिसफंक्शन हो सकती है। इसके बाद हाइपरटेंशन हमारा टॉपिक आ जाता है। हाइपरटेंशन उनको ये कैसे कंट्रोल करती हैं ये ड्रग्स। तो लूप डाययूरेटिक्स को इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी हाइपरटेंशन कंट्रोल है। हाइपरटेंशन क्या होता है, हमारे ब्लड का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना। तो ये कैसे कंट्रोल होता है, मतलब इन ड्रग्स को जब उस वक्त लिया जाए जब दूसरी डाययूरेटिक्स काम नहीं कर रही, जैसे कि थायराइड डाययूरेटिक्स हैं, उसके बाद पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है, या ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, या एक और है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अगर ये काम नहीं करें तो उस वक्त अगर इनको इस्तेमाल किया जाए तो ये अपना तरह शो करती हैं। तो इसका इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। एडवर्स इफेक्ट में एक तो आ जाते हैं हाइपरक्लीमिया। हाइपरक्लीमिया क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो पोटेशियम लेवल है वो अगर डिक्रीज हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपरक्लीमिया। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हाइपरक्लीमिया हो जाता है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, और ये जो पोटेशियम लेवल है, पोटेशियम आयंस एक्सक्रीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस हो जाती है और हाइपोक्लीमिया हो जाता है। उसके बाद ऑटोटॉक्सिसिटी क्या कहते हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी कहते हैं बेसिकली हमारी बॉडी के किसी खास एक आर्गन पर या एक पार्ट पर जाकर ड्रग का इकट्ठा होना और वहाँ पर जाकर कोई टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करना या एडवर्स इफेक्ट पैदा करना, इसको कहते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी। ठीक है। तो और या हमारे लीवर के अंदर भी बेसिकली तौर पे, ये हमारे लीवर के अंदर ज़्यादातर इनके एडवर्स इफेक्ट शो होते हैं। मतलब जब यकदम से ये दवाई हमारे लीवर के अंदर जाएगी तो उसमें टॉक्सिसिटी हो जाएगी, उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा। अगर इनको हमारी वेंस के जरिए
इंटरवेनियसली मतलब इंसर्ट किया जाए बॉडी के अंदर एकदम से उसका ये होगा। इसके बाद आते हाइपरजूरिसीमिया। हाइपरजूरिसीमिया क्या होता है कि हमारे ये सेप्टिक इंडिविजुअल मतलब बहुत से इंडिविजुअल में ये गोट को क्या करते हैं कि एक्सरबेट करते हैं। गोट को हमारा जो गोट आप कह लेंगे किलर की बीमारी को ये इंक्रीज करते हैं और ये होती क्यों है हाइपरजूरिस, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपरजूरिसीमिया हो जाता है। मतलब हाइपरजूरिसीमिया कहते हैं हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल इंक्रीज होना। इसके बाद मॉनिटरिंग। अब अगर जिस वक्त ये दवाई दी जा रही है तो उस वक्त हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, स्पेशली तौर पर पोटेशियम के लेवल की। और इसके अलावा क्या है कि हमारी रीनल फंक्शन की मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके हमारी बॉडी जो डोजेज है या ड्रग है वो अच्छी तरह काम करिए या नहीं। उसके बाद क्या है जो ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग होनी चाहिए ज़रूरी होती है जिस वक्त से अगर इसको लंबे अर्से तक यूज़ करना है तो उसके लिए ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग भी लाजमी होती है। ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग की आपको इसके सामने तस्वीर नज़र आ रही होगी, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। इसके बाद आता है जी की कॉन्सेंट्रेशंस। अब की कॉन्सेंट्रेशन में क्या है कि एक तो इसकी पोटेंसी चेक करनी चाहिए, मतलब इस ड्रग की जब इस ड्रग को इस्तेमाल करें तो पोटेंसी कि किस पोटेंसी में देना चाहिए या सॉरी ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये थायराइड डाययूरेटिक की निस्बत ये ज़्यादा पोटेंट ड्रग है और इसमें क्या होता है कि सब्सटेंशियल डाययूरेसिस के वक्त इसको इस्तेमाल किया जाए जब जिस वक्त सब्सटेंशियल डाययूरेसिस की हमें ज़रूरत हो, मतलब कि जिस वक्त हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लेवल इंक्रीज हो जाए और आप कह सकते हैं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठे हो जाए तो सब उनकी एक्सट्रेक्शन के लिए लोग डाययूरेटिक्स को यूज किया जाता है। इसका तो कुछ इंडिकेशन आते हैं। इंडिकेशन में क्या है कि अब ये सीवियर हार्ट फेलियर अगर सीवियर हार्ट फेलियर हो रहा है एकदम से हमारा हार्ट फेलियर हो तो उस वक्त भी अगर उसको कंट्रोल करना है तो उसके लिए इसको भी दिया जा सकता है। उसके बाद पुल्मोनरी एडिमा, हमारी जो पुल्मोनरी वेन्स है उनके एडिमा हो जाता है, मतलब उनमें सोजिंग वगैरह हो जाती है तो उसकी उस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक्यूट रीनल फेलियर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक्यूट कहते हैं थोड़े दर्जे का रीनल फेलियर। एक एक्यूट होता है एक सीवियर होता है। सीवियर में तो बिल्कुल ही मतलब रीनल फेलियर हो गया, हमारी किडनी को काम नहीं करें। एक्यूट में क्या होता है थोड़ा बहुत उनका पसीना कम हो जाता है। इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं। एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है कि एडवांस फैक्ट्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल मतलब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइपरकैलेमिया का रिस्क बढ़ जाता है और टॉक्सिसिटी हो जाती है। मतलब हमारे जो लिवर है उसके अंदर जाकर ये अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, उसके लिए उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, स्पेशली मतलब कि स्पेशली तौर पर जब इसको इंटरवेंस के जरिए एडमिनिस्टर किया जाए। उसके बाद आता है ड्रग इंटरेक्शन। अब ड्रग इंटरेक्शन में जब इसको एनएसएड्स के साथ दिया जाए या अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ दिया जाए तो उस वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अगर इनके साथ हम दे रहे हैं तो उसकी वजह से इसमें इसका लेवल पूरा बरकरार नहीं रहेगा क्योंकि ये जो एनएसएड्स हैं ये लूप डाययूरेटिक्स के फंक्शन को कम कर देती हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अब ट्राई करेंगे कि हम इसकी एक ड्रग भी कर लें ताकि हमें ट्रायल मिल जाए कि अगर हम इसकी लूप डाययूरेसिस की पूरी कर रहे हैं फार्माकोलॉजी तो उससे हमारी ड्रग्स भी कवर हो जाएंगी या नहीं होगी। तो इसके लिए करते हैं अब हम इसकी एक ड्रग देख लेते हैं टॉसिमाइड। टॉसिमाइड में क्या होता है फार्माकोलॉजी, और इसको कुछ और भी देख लेते हैं इसमें क्या होता है मैकेनिज्म एक्शन। तो मैकेनिज्म एक्शन में क्या है कि ये इनिबिशन अब हम यही बात पढ़ चुके हैं पहले डाययूरेसिस जो हम डाययूरेटिक्स का हमने जो पहले और भी सारा देखा है उसके अंदर हम पढ़ चुके थे ये सोडियम क्लोरीन और पोटेशियम के जो को ट्रांसपोर्टर है इसकी इनिबिशन करता है, जिससे क्या होता है कि इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती हमारी बॉडी में। और ये होता कहाँ पे, ये थिक लोब ऑफ फैनले के अंदर होता है ये सारा सिस्टम। थिक लोब ऑफ फैनले जो हमारा है जो हमारे नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, एक थिन लोब ऑफ फैनले होता है, थिक लोब ऑफ फैनले। सेंडिंग लोब ऑफ फैनले जो होता है उसको कहते हैं थिन लोब ऑफ फैनले, और जो डिसेंडिंग होता है जो ऊपर से नीचे आ रहा होता है उसको कहते हैं जी डिसेंडिंग लोब ऑफ फैनले, और जो ऊपर जा रहा होता है नीचे से उसको कहते हैं जी असेंडिंग लोब ऑफ फैनले। तो इसके बाद है जी इनहेंस्ड सोडियम एक्सक्रीशन, और ये सोडियम की एक्सक्रीशन जो हमारी बॉडी से हो रही है उसको भी ये इनहेंस करते हैं, मतलब कि सोडियम की एक्सक्रीशन को ज़्यादा कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी और जब ये मतलब पोटेशियम को भी इस पोटेशियम आयंस इसके बाद सोडियम और क्लोराइड आयंस इन तीनों की एक्सक्रीशन को ज़्यादा कर देते हैं और इसकी वजह से डाययूरेसिस हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स निकलने लग जाती हैं और इसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है। तो ये नीचे या भी से कि सब्सटेंट फ्लूइड लॉस हो जाते हैं। उसके बाद है जी फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास आते हैं जी अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है कि ये इसको जब उर्ली तौर पर लिया जाए तो उसको क्या होता है कि बायोअवेलेबिलिटी में इसकी जो 80% होते हैं, मतलब 80% तक इसका जो हिस्सा है टॉर्सिमाइड का ये हमारी बॉडी के अंदर इसके फंक्शन अपनी इफेक्ट शो करता है। इसके बाद इनकी मेटाबॉलिज्म क्या होती है कि इसमें एक्सटेंसिव हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होती है। अब हिपैटिक मेटाबॉलिज्म की हम पहले इस बात को एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने एक लेक्चर में, तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन इसकी आपको सामने इसकी डेफिनेशन नज़र आ रही होगी।
तो एक्सक्रीशन कैसे होती है कि टॉसिमाइड इज एक्सक्रीटेड थ्रू बोथ रीनल एंड बाइलरी रूट्स, मतलब ये दोनों रूट्स के जरिए एक्सक्रीट होती है हमारी बॉडी से, एक बाइलरी रूट और दूसरा है रीनल रूट। इस Biliary route involves the transport of bile from the liver to the small intestine, aiding in the digestion and absorption of fats. The renal route pertains to the excretion of waste and excess substances from the body through the kidneys. के बाद है फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है, पोटेंसी। अब इसकी जो पोटेंसी है टॉर्समाइड की, वो क्या होता है कि पोटेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी पोटेंसी है, मतलब अच्छी तरह पोटेंट है, मतलब अच्छी तरह ये अपने एक्शन बहुत जल्दी शो करता है। और यह भी एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। ड्यूरेशन एक्शन, सॉरी लॉन्गर ड्यूरेशन है, गलती होगी, कैसे भूल गए। अच्छा, लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन है कंपेयर टू फ्यूरोसिमाइड। अच्छा, फ्यूरोसिमाइड मतलब फ्यूरोसिमाइड की भी इसी क्लास की एक ड्रग है, लोपेटा यूरेटिक्स की एक ड्रग है, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूटानिमाइड और इसकी टॉर्सिमाइड और एक और होती है तिग्रेनिक। तो इसकी जो है ड्यूरेशन एक्शन लॉन्गर होती है। इसके बाद क्लिनिकल डोजेज आते हैं, क्लिनिकल डोज में एडिमा आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाती है। अब एडिमा में क्या होता है और हाइपरटेंशन। अच्छा, टॉसिमाइड यूटिलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा, मतलब ये एडिमा हमारी बॉडी के अंदर एडिमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, मतलब कि कंडीशंस लाइक हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर, अच्छा हार्ट फेलियर की वजह से या रीनल डिसीज किसी और डिसीज की वजह और लिवर सिरोसिस हो, तो लिवर सिरोसिस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एडिमा हो जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट में इस टॉर्सिमाइड को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यदि हाइपरटेंशन, इसको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अदर डाययूरेटिक्स आर इनफेक्ट, मतलब जब दूसरी डाययूरेटिक्स काम ना कर रही हूँ, दूसरी आप कह रहे दूसरी क्लासेस थायराइड और इसके अलावा ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स ना काम करें तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है जी एडवर्स इफेक्ट्स। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आ जाता है जी हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया क्या आता है कि हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम आयंस का लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है और ये बहुत खतरनाक बात होती है, इसकी वजह से हाइपोकलीमिया की डिजीज हो जाती है। इसके बाद है जी ऑटोटॉक्सिटी। अब फ्लोसिमाइड की निस्बत तो ये बहुत कम होती है इसके मतलब टॉसिमाइड के जरिए एटोटॉक्सिटी, लेकिन होती तो है, इसलिए ऑडिटरी इफेक्ट्स की मतलब कि ऑडिटरी इफेक्ट्स की वजह से इसको इसका ख्याल रखना चाहिए। तो इसके बाद है हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड्स का बहुत ज़्यादा एक्सक्रीज होना, तो इस वजह से ये देख यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। ये होता है कैसे है कि हमारी जो गोट है या आप जिसको उर्दू में किलर कहते हैं उसकी एग्जर्बेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है और इम्पैक्टिंग इंडिविजुअल्स सेप्टिकल टू गोट। अच्छा, इसके बाद है मॉनिटरिंग कैसे की जाती है कि इलेक्ट्रोलाइट। अब रेगुलर असेसमेंट ऑफ पोटेशियम लेवल्स इज क्रूशियल ड्यू टू द रिस्क ऑफ हाइपोकलीमिया के, जिसकी वजह से पोटेशियम लेवल का जो लेवल है उसको चेक करते रहना चाहिए बार। तो उसके बाद रीनल फंक्शन मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि इसका जो ताकि हमें पता चल सके कि ये जो ड्रग है अपना सही तरह से दिखा भी रही है या नहीं दिखा रही। तो और इसकी वजह से हम बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी बच सकते हैं। मतलब कॉम्प्लिकेशन कहते हैं कि इसके नताइज ऐसे नताइज जिनका पता ना हो या कोई बीमारी हो जाए हमें पता नहीं चले, तो उससे हम बच सकते हैं। इसके बाद है जी आइडियोमेट्रिक टेस्टिंग भी होनी चाहिए। अच्छा, मतलब कि ऑटोटॉक्सिटी तो इसकी कमी होती है, लेकिन दूसरा ऑडियोमेट्रिक टॉक्सिटी होना लाजमी है ताकि किसी किस्म की हमें बॉडी के जरिए वार्निंग ना मिले। तो इसके बाद की कंसंट्रेशन है, मतलब इसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है। इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी बहुत हाई है, जैसे हमने पढ़ा 80% है और ये इसकी वजह से बहुत इफेक्टिव हो जाता है। इसके बाद हेपेटिक मेटाबॉलिज्म आता है। इसका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि अब एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिस्टिंग्विशेस टॉसिमाइड फ्रॉम अदर लोब ड्रग्स। अब लोब डाययूरेटिक्स की अदर ड्रग्स की निस्बत से जो आप कह लेंगे टॉर्सिमाइड है, इसकी जो मेटाबॉलिज्म है ये बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या अच्छा इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है उस पर असर पड़ता है, ठीक है, और इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए ये अपना काम भी करती है। इसके बाद इंडिकेशंस, तो इसको किस किस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। अगर लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन हमें चाहिए हो तो इसके लिए क्या होता है कि क्लिनिकल कंडीशन रिक्वायर इंपोर्टेंट डाययूरेसिस। अगर बहुत ज़्यादा डाययूरेसिस की हमें ज़रूरत है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स इकट्ठे हो गए हैं या आप कह लें कि इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको एक्सक्रीट करनी है। इसके बाद ड्रग इंटरेक्शन, इनको डिजिटॉक्सिन के साथ दिया जाता है। क्या होगा कि इनका सीरम डाइजॉक्सिन लेवल्स इंक्रीज हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद अगर इनको एनासिड्स या नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ दिया जाए तो इनका जो एफिकेसी है जो इनका इफेक्ट आता है वो कम हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे जी पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स।